A rectangular loop with a sliding connector of length 1 meter is situated in a uniform magnetic field of 2 Tesla perpendicular to the plane of the loop. The resistance of the connector is 2 ohm. Two resistances 6 ohm and 3 ohm are connected as shown in a figure. The external force required to keep the connector moving with a constant velocity 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक, तो सवाल ये कनेक्टर है, ये 2 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर की लेंथ का और 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और उसमें देख के ये पता लग रहा है कि वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. तो जब परपेंडिकुलर होते हैं तो जो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो एक रॉड है, वो एक मोशनल ईएमएफ में कन्वर्ट हो जाएगी, वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो होता है वीएलबी. तो मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, लेंथ है 1 मीटर और वेलोसिटी भी है 2, तो ये 4 वोल्ट हो जाएगा. तो ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से कन्वर्ट हो गया कि एक रेजिस्टेंस है ये 6 ओम, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये 3 ओम, और उसके बीच में एक बैटरी लगी हुई है जो कि 2 वोल्ट की बैटरी है, और उस रॉड का भी अपना रेजिस्टेंस 2 ओम था, तो वो जो है वो इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाएगा. अब पहले हम ये निकालेंगे कि इसमें करंट कितनी फ्लो होगी. तो अगर आप इसको इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह समझो तो ये 3 ओम और ये 3 ओम आपस में किस में आ जाएंगे, आपके पैरेलल में. तो 3 और 6 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में. तो 3 और 6 का हो जाता है 2 ओम, और फिर ये कनेक्शन ऐसे बन जाएगा कि 2 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम ये रेजिस्टेंस है, और इन दोनों का भी ये 2 ओम हो गया. 2 ओम और 2 ओम ये आ गए आपके सीरीज़ में, और 2 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मतलब 4 ओम हो गया 2 वोल्ट की बैटरी, तो हाफ एम्पियर करंट जाएगी इसमें. ठीक है, इसमें जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, हाफ एम्पियर करंट जाएगी. ठीक, अब आपको करंट पता लग गई हाफ एम्पियर. अब सवाल ये है कि उस रॉड को उतनी ही वेलोसिटी से चलाए रखने के लिए फोर्स कितना रिक्वायर्ड होता है. फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL. अगर L लेंथ का वायर है, I उसमें करंट है और B के मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगता है BIL. तो ये जो फोर्स का अमाउंट आएगा वो आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, करंट आपकी हाफ एम्पियर आई है, और लेंथ 1 मीटर है, तो ये फोर्स आपका 1 न्यूटन आ गया. तो आपका आंसर बनेगा डी पार्ट, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ आएगी. अगर आप I टाइम्स L क्रॉस B करोगे तो ये आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी. तो अगर मैग्नेटिक फोर्स इतना लग रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा उसको कांस्टेंट वेलोसिटी चलाए रखने के लिए, तो उसके इक्वलेंट अपोजिट. तो एक्सटर्नल फोर्स भी आपका 1 न्यूटन ही होगा, और वो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट हो जाएगा. सो आंसर विल बी डी पार्ट, और डायरेक्शन मैंने डायग्राम में आपको समझा दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक मेटल की रॉड है 20 ओम की और फिक्स अलोंग द डायमीटर ऑफ ए कंडक्टर रिंग ऑफ रेडियस 0.1 मीटर लाइज इन XY प्लेन. दिस इज देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड 50 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है. द रिंग रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी. रिंग रोटेट कर रही है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम कनेक्ट कर दिया है अक्रॉस द सेंटर ऑफ द रिम, अक्रॉस द सेंटर ऑफ द रिंग एंड द रिम. ठीक है, तो इस तरह की कुछ सिचुएशन रही है. तो एक मेटल रॉड है, उसको डायमीटर के अलोंग हमने फिक्स किया हुआ है इस तरह से. उसकी रेडियस वगैरह दी है, रेजिस्टेंस वगैरह दिया हुआ है. ठीक, अब कह क्या रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है. अपनी एक्सिस के अबाउट इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के आउट जो रिंग है वो रोटेट कर रही है. तो ऐसा मान लेते हैं रिंग इस तरह से रोटेट कर रही है ओमेगा से. रेडियस कितनी है, R, और मैग्नेटिक फील्ड मान लिया बाहर की तरफ है K कैप. तो ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है. इस तरह से. तो सेंटर और रिम के अक्रॉस 10 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया. मतलब यहाँ पे कहीं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया आपने 10 ओम का, और रॉड का रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो आधी रॉड का रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा. और ये घूमे जा रही है, अगर ये घूमे जाएगी तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हो जाएगा B ओमेगा R² 2. और 10 ओम ये और 10 ओम ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है. तो जो करंट आएगी वो आपकी आ जाएगी B ओमेगा R² 2 डिवाइडेड बाई 20 ओम. तो सारी वैल्यू डालते हैं, देखते हैं कितना है. मैग्नेटिक फील्ड है 50 टेस्ला का, ओमेगा दिया है 20, और रेडियस जो दी है वो दी है 0.1 मीटर. तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू 20 ओम का रेजिस्टेंस है. जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे ये 2.25 हो जाएगा, और 0.01 करेंगे तो 0.25 आ जाएगा. 0.25 का मतलब हो गया 1/4 एम्पियर. तो क्वेश्चन ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर जैसा नहीं था, क्योंकि डायग्राम वगैरह नहीं बनाया था, एक्सिस वगैरह नहीं ढंग से समझाई थी. तो ये थोड़ा सा डायग्राम के टर्म्स में थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था. ये मिसिंग है डायग्राम, इसमें डायग्राम बताना चाहिए उनको.
या बताना चाहिए कि जो कॉयल है वो कौन से प्लेन में, लूप कौन से प्लेन में है, कौन सी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, क्लियर नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं पेयर ऑफ पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स लाई एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। 2 टेस्ला अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये 5 ओम और 10 ओम के 2 वायर्स हैं और ये स्लाइड करते हैं विदाउट फ्रिक्शन। द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टिंग रेल इज 0.1 मीटर। 0.1 मीटर इनके बीच की जो है वो डिस्टेंस है, सही है। इंड्यूस करंट पूछ रहे हैं क्लॉकवाइज, अगर 10 ओम रजिस्टर जो है वो राइट की तरफ मूव करता है, अगर 10 ओम का रजिस्टर राइट की तरफ मूव करता है 0.5 मीटर पर सेकेंड से, तो करंट कितनी होगी। तो सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आप इसमें हम इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे, तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा VLB। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 2 टेस्ला है। लेंथ कितनी है, लेंथ आपको दी गई है 0.1 मीटर, लेंथ मतलब दोनों रेल्स के बीच की डिस्टेंस ये L, ठीक। और वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी आपको दी गई है 1/2, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0.1 वोल्ट आ जाएगा। और करंट फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस कितना है, तो इंड्यूस ईएमएफ है 0.1 वोल्ट और रेजिस्टेंस जो है वो 15 ओम है, तो ये 1/1/150 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगी। अब ये क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये समझ लेते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है, ठीक है, और ये इधर जा रहा है, तो फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है। फ्लक्स अगर अंदर की तरफ बढ़ेगा तो उसको कम करने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी, तो ये क्लॉकवाइज फ्लो नहीं होगी। यहाँ लिखा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज नहीं फ्लो होगी, कैसी फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अगला वाला अगर हम देखें, अगले वाले में कह रहे हैं कि 1/300 एम्पियर इंड्यूस करंट फ्लो होती है एंटी क्लॉकवाइज इफ 10 ओम का रजिस्टर जो है वो राइट में मूव करे और विद ए स्पीड 0.5 मीटर पर सेकंड एंड 10 ओम रजिस्टर इज हेल्ड फिक्स। तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया उन्होंने, यहाँ भी 10 ओम लिख दिया है कि 10 ओम को मूव भी करा रहे हैं और 10 ओम फिक्स्ड भी है, तो मुझे लगता है शायद इनमें कुछ बदलना पड़ेगा यहाँ पे आपको, मतलब कुछ बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा कर लेते हैं, इसको 5 ओम को मूव करा देते हैं राइट में, इधर राइट में मूव करा देते हैं, 10 ओम को फिक्स कर लिया। तो जब आप 5 ओम को मूव कराओगे तो ये एरिया कम होता जाएगा, तो अंदर की तरफ फ्लक्स कम होता जाएगा, तो उसको बढ़ाने के लिए करंट क्लॉकवाइज घूमेगी। तो इसमें लिखा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और अगला वाला भी चेक कर सकते हैं, इसमें कह रहे हैं कि 1/300 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो हो रही है इसमें क्लॉकवाइज, कब, जब 5 ओम वाले रेजिस्टर को लेफ्ट में खींच रहे हैं। अगर हम 5 ओम वाले को लेफ्ट में खींचेंगे, इधर लेफ्ट में 5 ओम वाले को लेफ्ट में खींचेंगे तो अंदर वाला फ्लक्स बढ़ेगा, अंदर वाला फ्लक्स बढ़ेगा, तो उसको कम करने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हैं, नहीं ये क्लॉकवाइज कह रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और डी ऑप्शन उन्होंने दिया नहीं है, तो डी ऑप्शन ही शायद सही होगा फिर, जो मिसिंग है यहाँ से। करने का मेथड एकदम सिंपल है कि आपको वोल्टेज बना लेना है और फिर करंट फ्लो करा लेनी है, सिंपल। A short magnet is allowed to fall along the axis of a horizontal metallic ring starting from rest, the distance fallen by magnet in 1 second, ठीक है। तो ये एक रिंग है और एक शॉर्ट मैग्नेट को हम ऊपर से गिरा रहे हैं, तो इसका एसेलरेशन हमेशा जी से कम होता है, चाहे ये ऊपर से आ रही हो या फिर निकल के बाहर जा रही हो, तब भी इसका एसेलरेशन जो होगा वो जी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एसेलरेशन अगर जी से कम है तो 1 सेकंड में वो 5 मीटर से कम ट्रैवल करेगा, अगर क्योंकि अगर एसेलरेशन जी होता है तो वो 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल करता है, हाफ AT², और ये 5 से कम ट्रेवल करेगा, तो आपका आंसर बनेगा 4 मीटर। 5 से कम यहाँ पे एक ही आंसर है, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दिया है 3 × 10⁻⁻4 टेस्ला, और वहाँ पे डिप एंगल भी दिया हुआ है। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, डिप एंगल पता है, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं और टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप भी आपको पता है। अब इसमें कह रहे हैं एक मेटल रॉड है, उसकी लेंथ 0.25 मीटर है, इस प्लेस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट। तो अगर आपने एक रॉड को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख दिया, तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होता है, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अर्थ की लेंथ हो गई, सॉरी रॉड की लेंथ होगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, वेलोसिटी हो गई ईस्ट डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तो ईएमएफ इंड्यूस इसमें आ जाएगा। और कितना ईएमएफ इंड्यूस आएगा वही पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूला सिंपल VLB होगा। और V कौन सा लेंगे, वर्टिकल। तो पहले वर्टिकल वाला निकाल लेते हैं। तो tan डेल्टा जो बनेगा वो बनेगा VB/BH। तो tan डेल्टा आपको दिया 4/3 और V आपको निकालना है, और BH आपको दिया है 3 × 10⁻⁴। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो VB जो आपका आ गया
वो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ आ गया टेस्ला। चलो अब EMF निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा। तो BV है 4 इंटू 10⁻⁴, लेंथ जो है वो उसकी है 0.25 यानी 1/4 मीटर, और वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10⁻⁻5 हो गया। 10⁻⁻5 को 10 माइक्रोवोल्ट लिखा जा सकता है। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड इन द सिलेंड्रिकल रीजन शोन इन द फिगर इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट 20 मिली टेस्ला पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड किस रेट से बढ़ रहा है, यानी dV/dt दिया है आपको, और ये दिया है 20 मिली टेस्ला यानी 20 इंटू 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड, ये दिया आपको। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर लूप ABCD हैज ए लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 4 ओम। फाइंड द करंट इन द वायर इफ द स्विच एज इज क्लोज्ड। तो जैसे स्विच एज क्लोज करोगे तो करंट क्या होगी वो आपसे पूछ रहे हैं। तो एरिया कितना है, तो एरिया आपका हो जाएगा, लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो एरिया हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक, तो जो EMF इंड्यूस आपका आएगा वो आपका d∅/dt होता है, 5B इंटू ए होता है, ए बाहर आ जाएगा तो ये dV/dt बचेगा, और इसमें अगर हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो आपको करंट मिल जाएगी। तो ये आपका बन जाएगा, एरिया है 10⁻⁻⁴, मैग्नेटिक फील्ड किस रेट से बढ़ रहा है 20 इंटू 10⁻⁻3, और रेजिस्टेंस जो है वो आपको दिया है 4 ओम। तो 4 से कैंसिल करेंगे 55 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5 इंटू, सब कुछ ठीक किया मैंने, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। करंट इन द वायर इफ स्विच एज इज क्लोज, ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻⁷ आ रहा है एम्पियर। तो ये 5 तो यहाँ आया ही नहीं, तो एक बार देख लेते हैं, सारी वैल्यूज ठीक डाली हैं हमने। मैग्नेटिक फील्ड किस रेट से बढ़ा है 20 मिली टेस्ला, तो ये 20 मिली टेस्ला पर सेकेंड हो गया। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर लूप हैज ए लेंथ 1 सेंटीमीटर। ओके, रेजिस्टेंस हर साइड का 4 ओम है, तो पूरे लूप का रेजिस्टेंस 16 ओम हो जाएगा। तो यहाँ 4 इंटू 4 करना पड़ेगा आपको, तो 5/4 हो जाएगा, तो ये 1.25 हो जाएगा इंटू 10⁻⁷ एम्पियर। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। सो योर आंसर विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक मेटल डिस्क है, उसकी रेडियस ए है, वो रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं सेंटर और रिम के अक्रॉस कितना हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो होता है B⁻r²/2, खत्म। अब मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो दिया ही नहीं है। ए मेटल डिस्क ऑफ रेडियस ए रोटेट्स विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस, बढ़िया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द रिम ऑफ द डिस्क, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो दिया ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ खेल कुछ और है। तो क्या खेल है अब वो समझते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि एक मेटल डिस्क है, ए रेडियस की, ओमेगा से घूम रही है अपनी एक्सिस के अबाउट। तो ये मान लिया मेटल की डिस्क है, और ये इसका सेंटर है ओ, इसकी रेडियस ए है, और ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है। तो इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा क्यों, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, तो ये बाहर की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, और तब तक इकट्ठा होंगे जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उनको बैलेंस ना कर ले। ठीक, तो जैसे मान लिया यहाँ से r डिस्टेंस पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस पर जो बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो वो लगेगा mr², और ये इलेक्ट्रिक फोर्स से बैलेंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे QE, और वो उसको बैलेंस कर ले। तो QE जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, या EE ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E माना, तो EE जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो उस पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर लेगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा r डिस्टेंस पे, वो आ रहा है mr²/E। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन E.dl, और यहाँ करेंगे हम E.dr, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड r का फंक्शन है। तो ये m⁻²/E तो बाहर आ जाएगा, और r का इंटीग्रेशन होगा r²/2, और लिमिट्स डालेंगे 0 से a, तो ये आ जाएगा a²/2। तो आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा m⁻²a²/2e, ये बनेगा आंसर।
अब कौन सा हायर पोटेंशियल, कौन सा लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स जब लगेगा सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ इकट्ठा होना शुरू होंगे, तो बाहर की तरफ सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और सेंटर पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये ओ जो सेंटर है वो बनेगा हायर पोटेंशियल और उसकी जो रिम है वो बनेगी लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ खेल मैग्नेटिक फोर्स का नहीं है, यहाँ खेल जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है। अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक रॉड है, हॉरिजॉन्टल वायर है, एल लेंथ का, एम मास का, और ये मैग्नेटिक फील्ड है और बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और रेजिस्टेंस आर है, लेंथ है, सब कुछ दिया और टर्मिनल स्पीड पूछ रहे हैं। तो टर्मिनल स्पीड का मतलब इतनी स्पीड होनी चाहिए कि इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इसके एम को बैलेंस कर ले। ठीक, देखते हैं जरा। वोल्टेज कितना इंड्यूस हो जाएगा, वी एल बी अपॉन आर, ये क्या बन जाएगी, करंट। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स होता है बी आई एल, ये लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये बी है, आई कितना, आई आपका बी एल वी अपॉन आर है और इंटू एल। तो जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है ये किसको बैलेंस करेगा, एम जी को, तब आप कहोगे टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर ली। तो यहाँ से इक्वेशन जो बनने वाली वो बनने वाली बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आपकी आएगी वो आपकी आ जाएगी एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। डी पार्ट आपको आंसर मैच करेगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक स्क्वायर लूप है ABCD, उसका प्लेन वर्टिकल है, उसको रिलीज किया गया हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और उसकी लेंथ 2L है, मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ 2L है और लूप की लेंथ L है। तो जब ये एंट्री ले रहा होगा तो अपोजिशन आएगा और जब ये इमर्ज करेगा तो अपोजिशन आएगा, यानी इसका जो एक्सेलरेशन है G, एक्सेलरेशन है A, वो G से कम कब कब रहेगा, एक तो एंट्री लेते टाइम रहेगा और इमर्ज होते टाइम एक्सेलरेशन इसका G से कम रहेगा। और जब ये पूरा बल्क मीडियम में मूव कर रहा होगा तब तो कोई फ्लक्स में चेंज होगा नहीं, कोई EMF इंड्यूस होगा नहीं, कोई करंट फ्लो होगी नहीं, कोई फोर्स लगेगा नहीं, तब उसका एक्सेलरेशन जो है वो G के बराबर रहेगा। तो क्या आंसर बनेगा, इज लेस देन G फॉर ऑल टाइम, गलत है। लेस देन G व्हेन इट एंटर्स द फील्ड, नहीं, लेस देन G व्हेन इट एंटर्स और कम आउट ऑफ द फील्ड, बट इट इज इक्वल टू G व्हेन इट इज विद इन द फील्ड। सो योर आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कंडक्टिंग लूप शोन इन द फिगर इज R, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द लूप इज रो। निकालना क्या है, रेडियस R है, मैग्नेटिक फील्ड अल्फा के रेट से कम हो रहा है और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रो है। ठीक है, अब निकालना क्या वो हम देखते हैं जरा। करंट पूछ रहे हैं एबी वायर में कितना होगा, ठीक है, एबी वायर में करंट कितना होगा ये पूछ रहे हैं आपसे। तो इसका जो एरिया होगा, जैसे ऊपर वाले लूप की अगर हम बात करें, ऊपर वाले लूप की बात करते हैं, तो इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो बी इंटू ए होगा, तो ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू बी हो जाएगा। तो जो EMF इंड्यूस हो जाएगा वो आपका डी फाई बाई डी टी होगा। और मैग्नेटिक फील्ड किस रेट से चेंज हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज निकालते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घट रहा है अल्फा के रेट से, तो ये बनेगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। इस रेट से ये वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, इतना वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, अब डायरेक्शन सोच लेते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में अंदर की तरफ है और घट रहा है तो फ्लक्स भी घट रहा होगा, फ्लक्स घट रहा होगा तो बढ़ाने की कोशिश होगी, तो करंट क्लॉकवाइज घूमेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो बैटरी लगेगी वो बैटरी इस तरह की लगेगी, इस तरह की बैटरी लग जाएगी और कितना होगा उसका, वो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। और इसी तरह से अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे इस वाले में, तो इस वाले में भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कम हो रहा है, तो फ्लक्स अंदर की तरफ कम हो रहा है, तो इसमें भी करंट क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगी और क्लॉकवाइज घूमेगी तो इसमें बैटरी इस तरह से लगेगी, ऐसे। और इसका भी कितना हो जाएगा, बी, ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा हो जाएगा और ये बीच में ये रॉड लगी है। ठीक है, तो अगर हम इसको डायग्राम बनाए तो इस तरह का डायग्राम है कि एक V0 वोल्ट की या E की बैटरी यहाँ लगी हुई है, ये बीच में एक वायर लगा हुआ है जिसका कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा और एक बैटरी यहाँ लगी हुई है, ऐसे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे होंगे, जो करंट यहाँ से जाएगी वो इस बैटरी के थ्रू होकर इस तरह से आ जाएगी और इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। सो योर आंसर मस्ट बी 0। अगर मैं सिंपल पूछूं आपसे कि जैसे मान लिया मैंने 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगाई है और 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगाई और बीच में एक वायर लगा दिया जहाँ कुछ रेजिस्टेंस है, तो क्या इसमें करंट जाएगी, इसमें करंट नहीं जाएगी। ठीक है, इसमें करंट नहीं जाएगी क्योंकि इन दोनों पॉइंट के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होगा।
कैसे जीरो होगा वो भी हम समझ सकते हैं। ये दोनों बैटरीज पैरेलल की तरह बिहेव कर रही हैं, तो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं कि एक बैटरी यहाँ है और एक बैटरी यहाँ है और उनके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और पैरेलल में नेट वोल्टेज जो होता है वो होता है E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये पोलरिटी अपोजिट है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और आइडेंटिकल बैटरीज हैं तो ये कट जाएगा, तो आंसर बनेगा जीरो। तो नेट वोल्टेज जीरो होगा और नेट करंट भी जीरो हो जाएगी, बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं करंट ऑफ 2 एम्पियर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकंड थ्रू ए इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी। द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन अगर हम बना लें इसमें, तो करंट जो है किस रेट, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एनर्जी यू, वो होता है हाफ LI²। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट टाइम यानी du/dt देखते हैं, एनर्जी का रेट पूछ रहे हैं, एनर्जी स्टोर पर यूनिट टाइम, तो ये आ जाएगा हाफ LI² को डिफरेंशिएट करेंगे 2I di/dt, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सारी वैल्यू डालनी है। इंडक्टेंस 2 हेनरी है, करंट 2 एम्पियर है और किस रेट से बढ़ रही है, 4 एम्पियर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है, तो ये आपका आ जाएगा 16 जूल पर सेकंड के रेट से उसके अंदर की एनर्जी जो है वो बढ़ रही होगी। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें एक रॉड है जो मूव कर रही है एल लेंथ की बी के मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जो बन जाएगी बैटरी और उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा VLB। तो कुछ इस तरह से बनेगा कि एक कैपेसिटर है और यहाँ पे एक बन गई है बैटरी BLB, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है 4, लेंथ कितनी है 1, वेलोसिटी कितनी है 2, तो ये 8 वोल्ट की बैटरी हो गई। और ये प्लेट A है और ये प्लेट B है, तो चार्ज ऑन A कितना आ जाएगा, तो Q = CV लगा सकते हैं हम। कैपेसिटेंस कितना दिया है 10 माइक्रोफैरड का और वोल्टेज है 8, तो ये 80 माइक्रो कूलाम का चार्ज आ जाएगा, और इस प्लेट पे आएगा पॉजिटिव और इस प्लेट पे आएगा नेगेटिव। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए पार्ट। ए प्लेट पे आएगा पॉजिटिव, बी प्लेट पे आएगा नेगेटिव। टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस R1 and R2 are placed in the same plane with their center coinciding. If R1 is much greater than R2, then the mutual inductance between them is directly proportional to। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा तो वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटर है, तो दो आपके पास रिंग, एक तो छोटा लूप है और एक जो है वो बड़ा लूप है, और जो बड़ा लूप है उसकी रेडियस है R1 और छोटा लूप है उसकी रेडियस R2। इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो तरीका ये होता है, जो बाहर वाला लूप होता है उसको हम प्राइमरी मान लेते हैं, उसमें करंट फ्लो कराते हैं I1, और उसकी वजह से सेकंड लूप से कितना फ्लक्स पास करेगा वो फाइंड करेंगे। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0 I1/2R1, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर हम इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, सेकेंड लूप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है तो उसको लिख सकते हैं φ2 ड्यू टू 1, 2 से पास करने वाला फ्लक्स 1 की वजह से कितना होगा, और ये I1 के प्रोपोर्शनल होगा, तो जो बच गया वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, μ0 πr2² इनटू I1। तो ये जो बच गया φ = mi के फॉर्मूले से अगर आप देखोगे, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I, φ = mi, 2 का फ्लक्स है, पहले का करंट है, तो ये जो बच गया यही बन जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। और साफ पता लग रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, अंदर वाले रेडियस के स्क्वायर के और बाहर वाली रेडियस के इनवर्स के। तो योर आंसर विल बी डी पार्ट, R2²/R1। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं सर्कुलर लूप है, उसकी रेडियस R है, I करंट है, XY प्लेन में है, उसका सेंटर ओरिजिन पे है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज थ्रू XY प्लेन इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा अगर लूप XY प्लेन में है, मान लीजिए लूप जो है वो XY प्लेन में है इस तरह से, और XY प्लेन से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो वो जीरो होगा। क्यों, अगर इसमें आपने करंट फ्लो कराई क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से तो अंदर की तरफ जाएंगी, लेकिन बाहर वाले रीजन से बाहर से भी तो आएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लोज लूप होती हैं, तो जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही होंगी उतनी बाहर भी आ रही होंगी, तो पूरे XY प्लेन में से कितना फ्लक्स पास करेगा, दैट विल बी जीरो, डी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं दो आइडेंटिकल सर्कुलर लूप है मेटल वायर के, आर लाइंग ऑन द टेबल विदाउट टचिंग ईच अदर। लूप ए कैरीज ए करंट विच इंक्रीजेज विद टाइम, इन रिस्पॉन्स लूप बी क्या करेगा। देखो ध्यान से, मान लिया ये लूप ए है और ये लूप बी है, एक ही टेबल पे रखे हुए हैं, और मान लिया आइडेंटिकल है, मान लिया रेडियस बराबर है, और इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर की तरफ होगा, बट बाहर वाले रीजन में बाहर की तरफ होगा, ये बाहर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से जो पास करेगा ये बाहर की तरफ पास करेगा। अब जब ये करंट बढ़ेगी
तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ये बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और फ्लक्स कम करने के लिए फिर ये दूर भाग जाएगा। तो यहाँ सीधी सी बात है, अगर ये करंट बढ़ेगी तो ये दूर भागेगा, अगर ये करंट कम होगी तो ये पास आ जाएगा। सो इट इज रिपेल्ड बाय द लूप ए सिंस करंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं दो कॉइल से उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है 0.005 हेनरी, और करंट फर्स्ट कॉइल में कैसे चेंज कर रही है, तो वो दिया है आपको I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट इस तरह से वेरी कर रही है, आई नॉट ओमेगा की वैल्यू दी है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ई एम एफ पूछ रहे हैं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्स कितना पास करेगा, तो फ्लक्स आ जाएगा एम इंटू आई। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी एम एफ इंड्यूस, तो ई एम एफ इंड्यूस पहले निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो एम और आई नॉट को डिफरेंशिएट करेंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का बनेगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये जो एम आई नॉट इंटू ओमेगा आ रहा है और इंटू कॉस ओमेगा टी, तो अगर ई एम एफ इंड्यूस की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो ये है मैक्सिमम वैल्यू एम आई नॉट ओमेगा। तो कितनी आ रही है एम एफ इंड्यूस की मैक्सिमम वैल्यू, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो है 0.005, करंट जो है आई नॉट है यानी 10 एम्पियर है, और ओमेगा कितना 100 पाई। तो 1 2 3, तो ये पॉइंट पूरा उड़ गया, तो ये आंसर आया आपका 5 पाई। तो 5 पाई वोल्ट जो है वो मैक्सिमम ई एम एफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी बी पार्ट आंसर बन जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड ए होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला एग्जिस्ट। द एंड ऑफ द वायर आर जॉइंड टू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन टू कीप द वायर मूविंग एट द कांस्टेंट रेट। तो बहुत आसान है, बैटरी कितने की बनेगी पहले आप ये बताओ, तो VLB की बैटरी बन जाएगी वो। मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला, लेंथ आपकी 1 मीटर है, स्पीड 2 है, तो ये 1 वोल्ट की बैटरी बन गई, और रेजिस्टेंस आपने लगाया 6 ओम का। तो ये बताओ पावर कितनी डेसिपेट होगी, वही रेट ऑफ वर्क डन बन जाएगा। तो पावर हो जाएगी E² बाई आर, तो E² हो जाएगा 1 और R मतलब 6, तो 1/6 वॉट पावर हो जाएगी, यानी 1/6 जूल पर सेकेंड के रेट से आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। So your answer will be B part. टू 57 में कह रहे हैं एन इक्विलेटरल ट्राइंगुलर लूप है ADC हैविंग सम रेजिस्टेंस इज पुल्ड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी V आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेपर। इसको ऐसे बाहर निकाल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इंड्यूस करंट और टाइम का ग्राफ क्या होगा। तो सिचुएशन इसमें यह कि जैसे जैसे बाहर आता जाएगा तो पहले ज़्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा होगा क्योंकि इतना एरिया कम हो गया, फिर फ्लक्स और कम चेंज होगा, फिर फ्लक्स और कम चेंज होगा, और लास्ट में बहुत कम चेंज होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से तो फ्लक्स चेंज होगा नहीं, क्योंकि अगर ये रेक्टेंगुलर होता या स्क्वायर शेप का होता तो फ्लक्स यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा होता। जब ये बाहर निकलेगा, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ, जब ये बाहर निकलेगा तो मान लिया थोड़ी थोड़ी थिकनेस हम निकाल के देखते हैं, टी टाइम में मान लिया इतनी थिकनेस बाहर आया, तो इतना ज़्यादा फ्लक्स चेंज, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्स चेंज हुआ है, तो ईएमएफ इंड्यूस भी काफ़ी ज़्यादा होगा, करंट भी काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन अगले ही टी टाइम में जब उतनी थिकनेस बाहर आएगी तो अब उतना फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो अब उतना ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कम ईएमएफ इंड्यूस होगा, कम करंट फ्लो होगी, और इसी तरह से करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो आपका जो बेस्ट आंसर बनेगा इसमें वो बनेगा बी पार्ट। और जैसे ये लूप पूरा बाहर आ जाएगा, करंट घट के तुरंत क्या हो जाएगी, जीरो। ये इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें करंट घट के जीरो होने में इन्फिनिट टाइम लग रहा है, वैसा तो होगा नहीं इसमें। अगला अच्छा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझना है। इसमें दो कॉयल हैं, एक कॉयल ऑफ फाइनाइट वायर हैविंग फाइनाइट इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस हैज ए कंडक्टिंग रिंग प्लेस कोएक्सियली विद इट। मतलब दो सिचुएशन है, एक तो इसमें कॉयल है इस तरह से, ठीक, और उसके पास एक रिंग रखी हुई है, और t इक्वल टू 0 पे हमने इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दी है इस तरह से कॉयल में, और स्विच ऑन कर दिया और करंट फ्लो होना शुरू हो गई है। तो इसमें जो करंट है वो I1t है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा इसका। तो इस कॉयल के पास, इस रिंग के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो BT है, और जब करंट चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इसमें EMF इंड्यूस होगा, तो इसमें करंट इंड्यूस होगी, उसका नाम जो है वो है I2t। इतनी तीन इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। जो पहली कॉयल है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I1t है, उसकी वजह से रिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो BT है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करेगा तो EMF इंड्यूस होगा, तो करंट इंड्यूस होगी, तो वो I2t है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि I2t और BT का प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। तो t इक्वल टू 0 पे हम देखेंगे क्या हुआ। t इक्वल टू 0 पे I1t जो करंट होगी वो तो 0 होगी। अगर हम I1t का ग्राफ बनाएं तो I1t टाइम के साथ करंट ऐसे ग्रो करती है, किसी भी इंडक्टर में करंट जो है वो इस तरह से ग्रो करती है। तो I1t तो 0 होगी,
तो इसका मतलब बी टी भी ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा आई टू टी क्या होगी, तो आई टू टी इस टाइम मैक्सिमम होगी। क्यों होगी मैक्सिमम, अब इसको बात को ध्यान से समझना है। देखो आई टू टी जो करंट है, आई टू टी मैं अलग से लिख देता हूँ, आई टू टी जो करंट है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। यानी ये आई वन से कनेक्टेड नहीं है, डी आई वन बाई डी टी से कनेक्टेड है ये। जितनी तेजी से करंट चेंज करेगा, उतनी तेजी से फील्ड चेंज करेगा, उतनी तेजी से फ्लक्स चेंज करेगा, उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, उतनी ज़्यादा करंट इंड्यूस होगी। और अगर आप ग्राफ में शुरुआत में देखोगे तो शुरुआत में ग्राफ में आई वन तो जीरो है, लेकिन डी आई वन बाई डी टी मैक्सिमम है, और डी आई वन बाई डी टी मैक्सिमम होने की वजह से आई टू करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू जीरो पर आई वन जीरो है, बी टी जीरो है, बट डी आई वन बाई डी टी मैक्सिमम है, तो आई टू मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या बनेगा वो भी समझ लेते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, इन्फिनाइट टाइम सोचते हैं, तो आई वन करंट आपकी बढ़ के मैक्सिमम हो चुकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी आपका बढ़ के मैक्सिमम हो चुका होगा, लेकिन अब वो चेंज नहीं करेगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, करंट कांस्टेंट है। तो इसकी वजह से जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो आई टू करंट क्या हो जाएगी, आपके जीरो हो जाएगी। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे भी इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो जीरो है। इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ पहले बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, बीच में कहीं मैक्सिमम हुआ होगा, घट के फिर से जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा इट विल पास थ्रू ए मैक्सिमम। टाइम के साथ बिल्कुल वेरी करेगा, लेकिन पहले इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करके फिर से जीरो हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको सारी चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कॉइल का इंडक्टेंस है 8.4 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस दिया है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। द करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली एट द टाइम। कितने टाइम पे करंट 1 एम्पियर हो जाएगी, तो ये है आपके पास फॉर्मूला, सारी वैल्यू बढ़ाओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप करंट निकालना चाह रहे हो, पीक करंट होती है ई बाई आर, 12 वोल्ट की बैटरी, 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये पीक करंट है। 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ होता है एल बाई आर, तो टाउ की वैल्यू जब जरूरत पड़े तो बाद में डालना। ठीक, अगर कोई चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है कि मैक्सिमम करंट जो है वो 2 एम्पियर है, और तुम चाह रहे हो कितनी देर में करंट 1 एम्पियर हो जाएगी, तो ये हाफ लाइफ है। और हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल एन टू बाई लेमडा, या एल एन टू इंटू टाउ, एवरेज टाइम, एवरेज लाइफ। और टाउ की वैल्यू होती है एल बाई आर, तो एल एन टू आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा एल बाई आर। तो एल एन टू होता है अराउंड 0.7, 0.69, 0.7 मान लेते हैं, और एल कितना है, तो वो है 8.4 मिली हेनरी, मतलब 10⁻⁻3, और रेजिस्टेंस जो है वो 6 है। तो सारी वैल्यू सॉल्व करोगे और आपको टाइम मिल जाएगा। कोई ऐसे भी कर सकता है, वरना कैलकुलेट करके भी यही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 हेनरी का इंडक्टर है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना होगा। ठीक, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूले से मेथड ये होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ करो इसको, और इसको करो एक बार डिफरेंशिएट, डी आई बाई डी टी मिल जाएगा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आई नॉट, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ का ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, और इंटू माइनस 1 बाई टाउ। तो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई टाउ, और इंटू ई रेज पावर माइनस टी बाई टाउ। अब आपसे कह रहे हैं इनिशियल रेट ऑफ चेंज, ये जनरल रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला बन गया। आपसे कह रहे हैं इनिशियल रेट ऑफ चेंज बताओ, तो टी की वैल्यू इसमें क्या डालोगे 0, और ई रेज टू पावर 0 1 होता है, तो ये आई नॉट बाई टाउ हो गया। आई नॉट कितना है, तो आई नॉट है आपका ई बाई आर, 5 वोल्ट की बैटरी है और 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और टाउ कितना है एल बाई आर, एल 2 हेनरी है, और आर कितना है, आर आपका 10 ओम है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये 2 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये 2.5 आ गया। 2.5 एम्पियर पर सेकेंड इज द इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक शॉर्ट सर्किट कॉइल है, उसको टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिकल पावर डेसिपेट पूछ रहे हैं ड्यू टू करंट इंड्यूस इन द कॉइल, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स, तो कितना होगा पहले बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉइल है ये, ठीक है, आर इसकी रेडियस है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और कुछ रेजिस्टेंस भी मान लेते हैं। ठीक है, आर नॉट या स्मॉल आर मानते हैं रेडियस, स्मॉल आर रेडियस है, और कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और आर कैपिटल आर इसका रेजिस्टेंस है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बी है, जो कि कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर।
तो EMF इंड्यूस कितना हो जाएगा, तो बी मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू एन, तो वैसे ही लिखेंगे dV/dt हो जाएगा, ये EMF इंड्यूस आ जाएगा। और रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट आ जाएगी। हमें तो पार की बात चल रही तो हम नहीं करते रेजिस्टेंस से डिवाइड। हम पार जो लिखेंगे वो लिखेंगे E²/R, ये लिखेंगे पार। तो कितना आ जाएगा, E² यानी पाई स्क्वायर R⁴ N² अपॉन R इंटू dV/dt का होल स्क्वायर, ये बनने वाला है, ये पार का फॉर्मूला बनेगा। अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स वर टू बी, 4 गुना कर रहे हैं, क्वाड्रुपल्ड 4 गुना कर रहे हैं और रेडियस हाफ कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर डेसिपेट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो आई के करके समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स 4 गुना, रेडियस आधी कर रहे हैं, ठीक है। तो n तो आपने कर दिए 4 गुना, बहुत अच्छा, और रेडियस आधी कर दी R/2, तो ये दोनों तो आपस में सेटल हो जाएंगे टर्म्स आपस में। लेकिन रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस भी तो है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और लेंथ जो होगी वो होगी 2πr इंटू एन, और रेडियस कर रहे हो तुम हाफ, और नंबर ऑफ टर्न्स कर रहे हो तुम 4 गुना, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा, यानी R की जगह वो 2R हो जाएगा। ये बहुत खास बात है जो अक्सर मिस हो जाती है। तो ऊपर तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन नीचे रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा, और रेजिस्टेंस दुगना होने से पार आधी हो जाएगी। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। टू 262 में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर है, डीसी सोर्स पे चलती है 200 वोल्ट में और करंट ले रही है 10 एम्पियर, एफिशिएंसी अगर 40% है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो पहले एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो जो एफिशिएंसी होती है वो होती है आपकी EMF यूज्ड अपॉन अप्लाइड EMF, ये E अप्लाइड EMF और जो स्मॉल e है वो बैक EMF, और एफिशिएंसी 40% यानी 0.4, EMF यूज्ड, EMF अप्लाइड है 200 वोल्ट माइनस बैक EMF का पता नहीं चल रहा है अपॉन 200 वोल्ट, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 आ जाएगा, इज इक्वल टू 200 माइनस ई। तो यहाँ से बैक EMF 120 वोल्ट आ गया। पहला काम तो हमने कर लिया, बैक EMF निकाल दिया। अब पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जो करंट का फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है, टोटल EMF जो वो यूज़ कर रहा है अपॉन रेजिस्टेंस। तो करंट आप कह रहे हो कि 10 एम्पियर फ्लो हो रही है, अप्लाइड EMF कितना था 200 वोल्ट था, बैक EMF कितना आया 120 वोल्ट आया, और रेजिस्टेंस आपको निकालना, तो रेजिस्टेंस यहाँ से कुछ मैच नहीं कर रहा है। रेजिस्टेंस जो है मेरा, तो रेजिस्टेंस 8 ओम आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, वरना आंसर इसका बनेगा 8 ओम। द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला एक्सप्रेसिंग द फॉर्मूला इंडक्टेंस, फॉर्मूला दोबारा लिख दिया, एक्सप्रेसिंग द इंडक्टेंस ऑफ द टू थिन कोएक्सियल लूप्स ऑफ द सेम रेडियस when their centers are separated by a distance L with L is much greater than A, ठीक है। तो एक दो कंसंट्रिक लूप हैं, थिन कोएक्सियल सेम रेडियस के लूप हैं ऐसे, और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो आप मान लिया इसमें मैंने करंट फ्लो कराई आई, तो इसका मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है μ0 अपॉन 4π इंटू 2πr², r मतलब A है यहाँ पे, A² I अपॉन A² प्लस L² की पावर 3/2। अब ये कह रहे हैं कि L बहुत बड़ा है, तो ये L³ बन जाएगी, ये पूरा नीचे जो है वो L³ बन जाएगा, ठीक है। और इससे कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स, तो मैग्नेटिक फील्ड का अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला आ जाएगा आपका μ0 IA² अपॉन 2L³, ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स कितना पास करेगा इस कॉइल में से, तो इंटू πr, r उसका A है तो इंटू πA² कर देंगे, ये फ्लक्स हो जाएगा। और ये जो फ्लक्स बनेगा B इंटू A करके, ये जो फ्लक्स बनेगा ये करंट के प्रोपोर्शनल दिख ही रहा है आपको, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वही म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। तो बस इस I को आपको बाहर कर देना, इस I को, बाकी सब म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका हो जाएगा μ0 πA⁴ अपॉन 2L³। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट, और ये P नहीं है यहाँ पे पाई होगा, बस पाई सही कर लेना, बाकी सब सही है। μ0 πA⁴ अपॉन 2L³। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं हाउ मेनी मीटर्स ऑफ थिन वायर आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर ए सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, और उसका सेल्फ इंडक्टेंस दिया है और क्रॉस सेक्शन डायमीटर इज कंसिडरेबली लेस देन इट्स लेंथ, ठीक है। तो ये बहुत थिन सोलिनॉइड हमें ऐसे बनानी है, इस तरह से कह रहे हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालो और वहाँ से आपको लेंथ पता लग जाएगी।